कंपनियां हैं जो कि नॉन एक्टिव पड़ी हुई है। तो उन कंपनियों को एक ऑप्शन दिया गया है कि वो सारी कंपनियां अपने आप को रिवाइव करा सकती हैं दोबारा से इस ऑप्शन के तहत, और दोबारा से काम स्टार्ट कर सकती हैं। क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत सारी कंपनियों में दिक्कत क्या है कि जो फाइलिंग जिनकी रुकी हुई है, जिनकी पेंडिंग है फाइलिंग करना, जिन्होंने अपनी फाइलिंग नहीं की हुई, उनके लिए ये स्कीम बहुत बेनिफिशियल है। उसमें सारी एडिशनल फीस इन्होंने माफ कर दिया है, उसके ऊपर लगने वाली एक्स्ट्रा पेनल्टी इन्होंने माफ कर दिया है, और ऊपर से उसके ऊपर होने वाला प्रोसिक्यूशन इन्होंने माफ कर दिया है। ये स्कीम तकरीबन तकरीबन अराउंड 80 फॉर्म्स को आपको कवर करती है, 80 फॉर्म्स को कवर करती है। और ये अप्रैल से स्कीम लेके 30 नवंबर एप्लीकेबल तक रहेगी आपकी 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 नवंबर 2020 तक ये स्कीम आपकी एप्लीकेबल रहेगी। इस दौरान जो भी कंपनी अपनी फाइलिंग पूरी कर देगी, परमिटिंग द कंपनीज टू फाइल द पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स। पहली बात तो जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स उनके हैं वो फाइल कर सकते हैं सारे, कोई भी रिटर्न हो, कोई उनको कोई डॉक्यूमेंट फाइल करना हो, स्पेशल रिजोल्यूशन फाइल करना हो, वो सब हम इसमें कवर करते हैं। दूसरी बात है, अराउंड 66 टाइप्स ऑफ फॉर्म दिए हैं सारे यहाँ पे फाइल करने करने के लिए। डिफॉल्ट चाहे वो कंपनी नए वाले कंपनी एक्ट में हो, चाहे वो पुराने वाले कंपनी एक्ट में हो, ये दोनों टाइप के डिफॉल्ट को कवर करता है। और जो फाइलिंग होगी फॉर्म्स की, वो अप्रैल 2020 से स्टार्टेड है और 30 नंबर को इसकी लास्ट डेट है। यानी कि 30 नंबर तक अगर आपने फाइलिंग कर दी सारी की सारी, तो सारे आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कोई भी आपको एडिशनल फीस नहीं लगेगी, और कोई भी प्रोसिक्यूशन और आपका पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है जी। इसके बाद ये कहता है कि इसमें बड़ी चीज ये आई है कि इम्यूनिटी, ये कहता है कि इम्यूनिटी मिलेगी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन एंड लेविंग ऑफ एडिशनल फीस। लेकिन वो जो इम्यूनिटी दे रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं डिफॉल्ट के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं जो कि आपका पेंडेंसी ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स है। अगर डिफॉल्ट किसी और प्रकार का है, जैसे डायरेक्टर ने कोई और प्रकार का डिफॉल्ट कर रखा है, कोई फ्रॉड कर रखा है कंपनी में, तो उससे जो इम्यूनिटी है वो नहीं मिलेगी। वो खाली जो इम्यूनिटी मिलेगी वो खाली पेंडेंसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिटर्न्स के लिए ही मिलेगी। तो इसलिए लिखा हुआ है कि दिस स्कीम ओनली प्रोवाइड्स इम्यूनिटी फ्रॉम द लॉन्चिंग और प्रोसिक्यूशन टू द एक्सटेंट such prosecution penalty relates to the default of belated filing of pending documents। इसमें नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे सपोज करो कि प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमें उसकी एक तो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करनी पड़ती है, एक तो हमें उसकी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करनी पड़ती है, और दूसरा हम उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक उसकी रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल ना हो जाए। तो अगर डायरेक्टर्स ने रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल नहीं करी है तो वो इसको अब फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फीस। लेकिन अगर उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, उस पैसे को इस्तेमाल कर लिया है उससे पहले और उस पैसे को इस्तेमाल कर लिया है, तो डिफॉल्ट एक दूसरे प्रकार का डिफॉल्ट हो गया, वो इसमें कवर नहीं होगा। ठीक है। ठीक है। और दूसरा बड़ी बात इसमें ये लिखी है कि अगर कंपनी ने कोई डिफॉल्ट कर रखा है उस पेंडिंग डॉक्यूमेंट को लेके, और आरओसी ने उसके लिए नोटिस दिया हुआ है पहले से, तो इसमें एक बड़ी बात यह है कि अगर कोई कंपनी ने डिफॉल्ट कर रखा है और आरओसी ने उसके लिए उसको कोई नोटिस दिया हुआ है, या कोई उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है कंपनी के अगेंस्ट में उस डिफॉल्ट के ठीक है। लिए, और कंपनी ने उसके लिए अपील फाइल की हुई है, तो इस स्कीम में बेनिफिट लेने के लिए उस कंपनी को पहले वो अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी। मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि कंपनी ने 5 साल की फाइलिंग नहीं कर रखी, और ठीक उसके है। बेस पे आरओसी ने उसको नोटिस दिया, और उसको आरडी ने या आरओसी ने उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर रखी है पहले ही, ठीक इस है। स्कीम के लॉन्च होने से पहले। ठीक है। और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कंपनी ने अपील फाइल की हुई है कोर्ट में। ठीक है। तो वो अगर कंपनी अपनी स्कीम में बेनिफिट लेना चाहती है तो उससे पहले वो अपनी अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी कोर्ट से। ठीक है। इसका मतलब ये फिर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी कंपनी को? नहीं, पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी ना, पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी। इसमें क्या है कि अगर नहीं समझ में आएगी बात, देखिए कंपनी तो फीस ही तो नॉर्मल चार्ज करेगी, एडिशनल फीस चार्ज नहीं करेगी। और जो पेनल्टी लगा रखी है वो वे थोड़ी की स्कीम है फिर। नहीं देखो क्या हुआ है इसमें कि ना, जैसे मान लो कि इस स्कीम के लॉन्च होने से पहले ही आरओसी ने प्रोएक्टिव मेजर पे उसको कंपनी को नोटिस भेज दिया था, और उसके खिलाफ पेनल्टी का ऑर्डर जारी किया हुआ है। ठीक है। हेलो। हाँ सुन ठीक रहा है। हूँ। हाँ और कंपनी कह रही है कि यार ये वाली स्कीम आ गई है, अब एक काम करते हैं, हमारी तो जो डिफॉल्ट है वो इस स्कीम में कवर हो रहा है हमारा डिफॉल्ट, तो क्यों ना मैं स्कीम का बेनिफिट ले लूं। हाँ। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट क्या ठीक कहता है है। कि यार हमने तो इसके अगेंस्ट में पहले से अपील फाइल कर रखी है कोर्ट में, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो इस स्कीम में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर कंपनी ने कोई अपील फाइल कर रखी है उस ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो वो पहले उसको विड्रॉ करे, हाँ। उसके बाद इसकी स्कीम में क्या नाम है अपना बेनिफिट ले, उसका जो भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट है वो सारे फाइल कर दे ठीक। विदाउट एनी एडिशनल फीस। इस अच्छा, इस स्कीम में जाएगा तो पेनल्टी ऑटोमेटिक हट जाएगी वो, हाँ, पेनल्टी ऑटोमेटिक जो हट पेनल्टी लगा जाएगी रखी वो। है।
हाँ जी, जो पेनल्टी लगा रखी है वो ऑटोमेटिक हट जाएगी। बस उसको तो हाँ। कंपनी को तो खाली ये करना है कि अपनी अपील विड्रॉ करनी है कोर्ट से। ठीक है, ठीक है। क्योंकि जब वो कि हाँ भाई कोई बात नहीं, मेरे से गलती हुई है, मैं अपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट इस वाली स्कीम में फाइल कर देता हूँ। भाई लड़ाई तो उसी बात की है हाँ, ना, पेंडिंग डॉक्यूमेंट ना फाइल करने की। ठीक तो ठीक स्कीम है। आने से पहले उन्होंने उसको पेनल्टी का नोटिस दे दिया था। अब स्कीम अगर पहले आती तो भी तो उसको फायदा मिलता। हम्म। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये तो पॉइंट इतना कोई इंपॉर्टेंट उसमें है नहीं। अच्छा, मोटी बड़ी बात में ये आती है कि ज्यादा क्वेश्चन इसके एफएक्यू में भी ये थे कि भाई जो डिन इसके डीएक्टिवेट हुए डायरेक्टर्स के, या जो कंपनी ने एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं किया, हाँ, मतलब जैसे DI3 केवाईसी फाइल नहीं किया हुआ काफी सारे डायरेक्टर्स ने, तो उसके बेस पे उनका जो डिन है वो डीएक्टिवेट हुआ है। अगर वो आज अपने हाँ, डिन को ठीक रिवाइव है। कराते हैं तो 5,000 रुपए की पेनल्टी लगती है। हाँ। और अगर ऐसी किसी कंपनी ने अपना एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं कर रखा, हम्म। जो होता है ना वो रजिस्टर्ड ऑफिस का फोटो जा गया था वो, जिसमें सबका हाँ, फोटो खींच के हाँ, डाले हाँ थे, हाँ हाँ। ठीक है है, ना। ठीक है। अगर किसी कंपनी ने अपना एक्टिव फॉर्म फाइल नहीं कर रखा है तो उसको अगर वो आज फाइल करता है तो 10,000 रुपए की पेनल्टी लगती है एडिशनल। हाँ। और उसके ऊपर से ये भी डर रहता है कि कहीं उसके अगेंस्ट में कोई रॉन्ग एक्शन ना ले लिया जाए द्वारा। हम्म। हम्म। क्योंकि देखो ये इसमें एक चीज मेरे को निकल के सामने आ रही है कि जो हम एडिशनल फीस भरते हैं किसी भी फॉर्म में, वो तो हाँ। भरते हैं। उसके अलावा आरओसी के पास पावर्स होती हैं दोबारा से उसके ऊपर फर्दर पेनल्टी लगाने की और फर्दर प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की। हम्म। ये नहीं है कि आप एडिशनल फीस भर के अपने आप को मुक्त करा लिए कि जी हम तो अपने डिफॉल्ट हमारा जो डिफॉल्ट है वो सही हो गया। लेट फीस ये स्कीम जो है वो जिनके डीएक्टिवेट हो रखे हैं और जो एक्टिव कंपनी जो नॉन कंप्लाइंट है वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकती हैं। अपने एक्टिव फॉर्म फाइल कर दो और DI3 जो के लिए उस फाइल कर दो, तो आपके सारे जो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आप फाइल कर सकते हो उसमें। कोई फीस नहीं लगेगी, 0 पे। कोई फीस नहीं लगेगी, 0 पे। अगर कोई नॉर्मल फीस ठीक है है। इसके लिए, जैसे DI3 के लिए शायद 500 रुपए की मेरे ख्याल से नॉर्मल फीस है। हाँ, नॉर्मल लगेगी, ठीक है। ना, तो नॉर्मल नहीं है फीस शायद लगेगी, DI3 के लिए तो। फीस है। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक है। खाली उसको डायरेक्टर को ये फॉर्म फाइल करना है और कोई CSA या CS से कोई अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट इसमें फॉर्म में है नहीं। ठीक है जी। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी किस किस के ऊपर है, ये नॉन एप्लीकेबल किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। देखो जो इन्होंने दो प्रकार की कैटेगरी बनाई है। एक तो जो ऑथराइज्ड कैपिटल बनने के लिए जो फॉर्म फाइल होता है SH7, वो इसमें कवर नहीं होता। और जो चार्ज रिलेटेड कवर नहीं होते। ठीक है। एक तो इसमें SH7 जो इंक्रीज इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के लिए इंक्लूड नहीं होता, और जो चार्ज रिलेटेड फॉर्म है वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। ऐसी ठीक है। कंपनी जिन्होंने ऑलरेडी स्कीम के लॉन्च से पहले अपने आप को स्ट्राइक ऑफ के लिए डाल दिया था कि भाई हमारा नाम काट दो रजिस्टर से, उनके ऊपर जी। एप्लीकेबल नहीं होगा। जो कंपनियां अपने अमलगमेंट हो गई हैं उन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। जिन कंपनी ने डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको एप्लीकेबल नहीं होगा। और जो इस स्कीम नॉट अप्लाइंग टू वैनिशिंग कंपनीज, वैनिशिंग कंपनीज का मतलब मैंने ढूंढा, वैनिशिंग कंपनीज क्या मिला कि कंपनीज विच रेज कैपिटल एंड देयर आफ्टर सीज टू फाइल द रिटर्न्स एंड द रजिस्टर्ड ऑफिस एंड डायरेक्टर्स आर नॉट नोन। मतलब जिन्होंने खाली कैपिटल रेज करी उसके बाद उनको कोई अता पता नहीं है, ना तो उनके रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रेसेबल है, ना ही वो डायरेक्टर ट्रेसेबल है। बट आरओसी के अगर आप एमसीए की साइड पे देखोगे उनमें आएगा रजिस्टर्ड ऑफिस दिस, ऑथराइज्ड कैपिटल दिस एंड पेड कैपिटल दिस। तो वो सारी वैनिशिंग कंपनी के आप में उसमें आ रखा है। अब सर सबसे मुद्दे की बात हमारा पॉइंट नंबर 6 कवर करता है। ये कहता है कि कंपनीज अगेंस्ट विच फाइनल नोटिस फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी हैज बीन इशूड। सर जिन कंपनियों का नाम जिन कंपनियों के नाम से फाइनल नोटिस कट चुका है स्ट्राइकिंग ऑफ होने के लिए, उन कंपनियों के पास यही ऑप्शन है कि वो अपना रिवाइवल के लिए पहले एनसीएलटी उनको जाना ही पड़ेगा, वहां से अपने रिवाइवल ऑर्डर लेके आना पड़ेगा। फिर उस रिवाइवल के ऑर्डर को पहले आपको आरओसी के पास फाइल करना पड़ेगा। फिर आरओसी उस ऑर्डर के बेस पे आपको विंडो ओपन करेगा आपको फॉर्म फाइल करने के लिए। फिर आप फॉर्म फाइल कर सकते हो अपने विदाउट एनी लेट फीस, विदाउट एनी एडिशनल फीस। अब इसमें मुद्दे की बात आती है कि राहुल ने पूछा था कि भैया अगर इसमें डेट नहीं आए, मतलब 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर जब तक ये स्कीम चालू है, जब तक मान लो ऑर्डर की डेट नहीं लगती है या ऑर्डर पास नहीं हो पाता है हमारा, खाली प्रोसीडिंग चल रही होती है, तो ऐसे केस में तो इसमें कवर नहीं कराया, उस केस में तो फिर वो स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि उसने खाली वही केस कवर करे हैं जिनका रिवाइवल ऑर्डर उस स्कीम के दौरान मिल जाता है और वो ऑर्डर हमने आरओसी के पास फाइल कर दिया, और जब हम फाइलिंग कर रहे हैं
मतलब 30 नंबर तक फाइलिंग करनी है, तो ये स्कीम के अंदर बेनिफिट है। सबसे बड़ी बात ये, अगर कोई कंपनी के डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है, डिस्क्वालीफाई और डायरेक्टर कब होता है, जब कोई कंपनी अपने एनुअल रिटर्न से कोई स्टेटमेंट तीन लगातार सालों तक फाइल नहीं करते हैं, तो डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, और वो हर कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। किसी भी कंपनी में वो एलिजिबल नहीं होता अपॉइंटमेंट के लिए, और उसकी डिस्क्वालिफिकेशन 5 सालों तक रहती है। तो ये स्कीम डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर को डील नहीं करती, और ऐसी कंपनीज को डील नहीं करती जो कि स्ट्राइक ऑफ में चली गई हैं। डिस्क्वालिफिकेशन हटाने के लिए हमें जाना पड़ता है, और कंपनी को रिवाइव कराने के लिए हमें एनसीएलटी जाना ही पड़ेगा, वहां से वो सारा ऑर्डर वहां से लेके आना पड़ेगा। उसके बाद स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी जो उसके बाद स्कीम का जो बेनिफिट ले कंपनियां सकते जैसे हैं। बहुत सी कंपनियां ऐसे हैं कि यार फॉर्म फाइल नहीं करा 3 साल हो गए, मान लो उनकी स्ट्राइक ऑफ क्यों नहीं हुई, क्योंकि भाई उसमें कोई चार्ज आउटस्टैंडिंग थे। ऐसी कंपनी तो स्ट्राइक ऑफ नहीं हो रही ना जिनमें चार्ज आउटस्टैंडिंग है, ना ही उन कंपनी के डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। मान लो चार्ज आउटस्टैंडिंग फाइल नहीं कर रहा उन कंपनियों की, 3 साल 4 साल हो गए हैं, और क्यों फाइलिंग नहीं कर रहे हैं? कि भाई अगर आज फाइलिंग करने जाते हैं तो पता चली नॉर्मल फीस तो 300 रुपए की है, और एडिशनल फीस मैं लाख रुपए में भर रहा हूँ। इस कारण से फाइल नहीं कर रहे। इस कारण से दिक्कत क्या हो रही है कि गवर्नमेंट के पास अपडेटेड डाटाबेस नहीं आ रहा, एनसीए का पुराना डाटाबेस पड़ा हुआ है। तो इससे फायदा क्या होगा कि वो सारी कंपनियां अपने फाइलिंग कर सकेंगी, और गवर्नमेंट के पास भी अपडेटेड रिकॉर्ड आ जाएगा। और दूसरी बड़ी बात, गवर्नमेंट के पास कुछ ना कुछ तो रिवेन्यू आएगा ही उससे, 3 से 300 रुपए करके भी। The practical problem seen many professions that if companies strike off and file an application for travel during the concurrency of the end order revival order pass after the cut off date। ये मैंने लिखा हुआ है सर, ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा, इसमें से आप और बेटर पढ़ के ना समझ पाओगे इसमें और थोड़ा सा। मोटी मोटी तो वही है कि पेंडिंग डॉक्यूमेंट जो भी है वो आप फाइल करो, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, एडिशनल फीस तो है ही नहीं। अच्छा एक बात हाँ ये आती है प्रोसीजर में आता है कि क्या जैसे इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर भी समझना होगा ना। इसमें हमें इसने ये फैसिलिटी करी है कि अभी 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक हम सारे फॉर्म फाइल कर देंगे। वो जो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है हमारी एडिशनल फीस, वो कैलकुलेट नहीं करेगा। जो भी फॉर्म हम फाइल करेंगे, जो भी फॉर्म एलिजिबल है ना उसके लिए, उसमें हम फाइल करते समय वो एडिशनल फीस ही लेगा ही नहीं। मतलब कि अगर मैं कुछ 4 साल पुरानी फाइलिंग करने बैठूं, अगर आज मेरे पास मान लो 50 फॉर्म है फाइल करने के लिए, मैं 50 फॉर्म फाइल कर सकता हूँ पेइंग ओनली नॉर्मल फीस, कोई एडिशनल फीस वो लेगा ही नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं करेगा। उसके बाद वो जो सारे एसआरएन जनरेट हुए मेरे पास, 50 एसआरएन जो जनरेट हुए मेरे पास, उनको मेरे को अपने पास रखना है। और उसके बाद मुझे फॉर्म फाइल करना है CFSS 2020, जो कि खुलेगा 1 अक्टूबर के बाद से, जब मैं अपनी सारी फाइलिंग कर चुका हूँ। मतलब पहले मेरे को सारी अपनी पेंडिंग फाइलिंग करनी है, उसके बाद मुझे कंसोलिडेट फॉर्म भरना है CFSS, उसमें मुझे बताना है कि साहब मेरे ये एसआरएन मैंने ये इनकी ड्यू डेट थी, ये मैंने सारे इसी डेट पे फाइल करे हैं, बस उसमें ये बताना है। और उसमें एक टिक मार्क वो मानना है कि क्या अपील पेंडिंग थी, क्या वो मैंने विथड्रॉ कर लिया, वो एक उसमें ऑप्शन दिया हुआ है बस, और कोई फॉर्म नहीं है। अपने डायरेक्टर का DSC लगाओ, उसको सबमिट करो, और वो फॉर्म आपका फाइल हो जाएगा। उसके बाद वो फॉर्म के बेस पे आपको एक सर इम्यूनिटी सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि ROC देगा, इम्यूनिटी सर्टिफिकेट कि यू आर मतलब रिलैक्सेशन देगा उसमें कि ना तो इन फॉर्म्स के लिए जो इन्होंने फाइल करे हैं इस स्कीम के तहत, ना इसके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी, ना कोई इम्पोजिशन ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। मतलब ये डाउट था ना भाई हमें क्या, ये कि भाई हमें एडिशनल फीस कब देनी पड़ेगी, CFSS फॉर्म कब फाइल करना पड़ेगा, तो उस सब के लिए पहले में सारी फाइलिंग करनी पड़ेगी, कोई भी हमें लेट फीस नहीं पे करनी है उसमें, खाली नॉर्मल फीस देते रहो। जब आपकी सारी फाइलिंग कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको एक फॉर्म में CFSS फॉर्म 2020 वो फाइल करना पड़ेगा बस। उसके बेस पे आपको एक लेटर इशू हो जाएगा, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी सर्टिफिकेट। ठीक है। और तो ये डिन का मैंने बता दिया, डिन और आप एक्टिव इसमें कवर कर सकते हो। स्ट्राइकिंग ऑफ वाली कंपनियां उनको एनसीएलटी के जाके थ्रू कराना पड़ेगा। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर इसमें कवर नहीं होता है, और 2 फॉर्म पे कवर नहीं होता, एक तो इंक्रीज इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल पे कवर नहीं होता है ये वाला, और चार्ज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ये तो ऑफ चार्ज सेटिस्फेक्शन ऑफ में देखो सर सेम स्कीम है, एलएलपी सेम स्कीम है। एलएलपी में क्या है कि जनरली ये स्कीम क्यों आई है कि बहुत सी एलएलपी में तो कंपनीज में तो फिर भी फाइलिंग हो रही है, लेकिन एलएलपी की हालत ज्यादा बुरी है। तो उनके कुछ 3-4 मेन फॉर्म है, जैसे फॉर्म नंबर 8 हो गया शायद एनुअल रिटर्न के लिए है, फॉर्म 11, फॉर्म 3, कौन से हैं ये, फॉर्म 3 है बिकॉज एलएलपी चेंज, मतलब एलएलपी के रिगार्डिंग में 4-5 फॉर्म है, ये मेन फॉर्म थे। इन फॉर्म्स की फाइलिंग नहीं हो रही थी, तो इन फॉर्म की फाइलिंग करने के लिए उन्होंने विंडो ओपन कर दी सेम तरीके से, इसमें भी कोई आपको एडिशनल फीस नहीं लगेगी। और ये विंडो आपकी 1 अप्रैल से लेकर 30 नवंबर तक इसके लिए भी ओपन है, कोई प्रोसिक्यूशन कोई प्रकार की पेनल्टी इसमें नहीं होगी। बस में एक फर्क है कि जैसे कि कंपनीज में तो हमें सारी फाइलिंग करने के बाद
एक अपना फॉर्म फाइल करना होता है CFSS फॉर्म। इसमें वो वाला फॉर्म LLP में तो वो वाला फॉर्म भी फाइल नहीं करना होता। मतलब कि अगर आपने सारी पेंडिंग फाइलिंग कर दी अगर LLP केस में अपनी, तो यू आर डीम्ड, आपका डीम्ड हो जाएगा कि भाई आपको सारी इम्यूनिटी ग्रांट हो गई है। मतलब किसी ने अपने चेंज ऑफ पार्टनर्स हो गए, चेंज ऑफ पार्टनर्स का पर्टिकुलर नेम फाइल किए हुए वो कर दो, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी हुई वो कर दो, ठीक है। फॉर्म 8 फाइलिंग ऑफ एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट ये नहीं किया हुआ ये कर दो। ये भी नॉन एप्लीकेबिलिटी किन के ऊपर नहीं होगी, LLP जो कि स्ट्राइक ऑफ में चली गई हैं। पहले सर क्या हुआ है कि LLP स्कीम ना पहले थोड़ा सा पहले आई थी, CFS स्कीम से पहले आई थी LLP स्कीम। उसमें क्या था, उसमें थोड़ा सा पेनल्टी था। उसमें इन्होंने कहा था कि पेनल्टी जो ओरिजिनल पेनल्टी है वो माफ कर देंगे, लेकिन आपको 5,000 रुपए तक पेनल्टी देनी पड़ेगी। मैक्सिमम पेनल्टी 5,000 रुपए इन्होंने की थी। लेकिन जब ये CFS स्कीम लेके आए उसके साथ ही इन्होंने LLP को स्कीम का मॉडिफाइड वर्जन भी लेके आ गए। उसमें पेनल्टी को पूरी तरह इन्होंने रिमूव कर दिया। पहले जो LLP स्कीम में पेनल्टी का प्रावधान इन्होंने डाला था, रिमूव मॉडिफाइड स्कीम में इन्होंने वो वाला प्रावधान भी रिमूव कर दिया। मतलब कि अब कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। सर थोड़ा सा FAQ देख लेते हैं, मेजर FAQ जो मेरे को लगे उसमें तकरीबन 50 FAQ है, 5-7 FAQ बड़े इंपॉर्टेंट लगे मेरे को, उसमें मैंने डाल दिए। इसमें फॉरेन कंपनी क्या ये स्कीम कवर करती है? यस, ये FAQ ना दोनों से, दोनों के रिलेटेड है, CFSS एंड LLP। Whether a CFSS same theme is applicable for companies which have been automatically struck off due to non-filing of annual return, क्या ये ऑटोमेटिकली वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगी? तो बोलता है कि NCLT के पास जाना ही पड़ेगा, फिर उसका NCLT का ऑर्डर हमें ROC के पास फाइल करना पड़ेगा, ओनली देन वी कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। ठीक है। फिर ये कहता है कि फाइलिंग ऑफ NGT 7 NGT 14 पास्ट ईयर्स इसके लिए एप्लीकेबल है। फिर क्या कहता है, इन अवर केस कंपनी वाज स्ट्रक ऑफ एंड रिजल्ट ऑफ बोथ डायरेक्टर्स वर डिस्क्वालिफाइड। How to remove the disqualification of director? The removal of disqualification of director is not automatic and the same cannot be cured under the provision of Companies Act 2013। इसके लिए आपको सर एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगानी पड़ेगी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर स्कीम के तहत नहीं हटेगी। उसके बाद ये जैसे कहता है कि भाई डीएक्टिवेटेड जो दिन है उसके ऊपर आप कर सकते हो। CHG 4 CHG 8 आपका ये स्कीम अप्लाई नहीं करती है। एक इसमें ये है कि अब क्या आ गया है कि सर नई कंपनियों को ना INC 20A फाइल करना पड़ता है, कमेंट ऑफ बिजनेस फाइल करना पड़ता है। नवंबर 2018 के बाद जो भी कंपनी बनी है नई, उनको अपना चाहे प्राइवेट लिमिटेड है चाहे कंपनी चाहे पब्लिक लिमिटेड है, उनको अपना कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट लेना होता है, मतलब फाइल करना होता है उनको एक डिक्लेरेशन फाइल करनी होती है कि भाई हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया विद इन 180 डेज। तो इसमें ये हुआ है कि मान लो हमने कंपनी स्टार्ट नहीं करी और हमें अपना वो कंपनी का नाम हटवाना है, स्ट्राइक ऑफ में जाना है, तो क्या हम INC 20A फाइल करे बिना स्ट्राइक ऑफ के लिए जा सकते हैं? तो इस स्कीम ने कहा है कि भैया अगर आप 180 दिन से पहले करना चाहते हो तो सीधा स्ट्राइक ऑफ के लिए फाइल कर दो। अगर 180 दिन बीत गए हैं उसके बाद आपको वो करना है, स्ट्राइक ऑफ के लिए जाना है, तो पहले आपको 20A फाइल करना ही होगा, तभी आप STK2 फाइल कर सकते हो उस केस में। ठीक है। सारे NCLT रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वही वाला बात, सारे आंसर दोबारा वही आते हैं कि NCLT के प्रावधान तो NCLT से ही निपटेगा, इसी स्कीम में इसके तहत कोई प्रावधान नहीं किया गया है। निशांत अच्छा, एक बात LLP किसी स्कीम ने, है ये, हाँ ये याद आ गया। हाँ जी, हेलो, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर किसी ने अभी फरवरी में फाइलिंग की है पुरानी 2-3 सालों की और 1.5-2 लाख हाँ रुपए लेट फीस पे कर दी, उसको हाँ, कुछ नहीं वेरी गुड मिलेगा? वेरी गुड, ये बहुत बढ़िया इसमें दिया हुआ है। ये क्वेश्चन था, इसमें क्या है कि वो कह रहे भैया क्या हम पागल है क्या, हमने इतनी एडिशनल फीस पे कर दी लाखों रुपए की। मान लो सर किसी ने अगर अप्रैल, मान लो किसी ने मार्च की लास्ट वीक में फाइल करी है विद एडिशनल फीस, उसको वो रिफंड नहीं करने वाले MCA वाले, उनके ऊपर ये रिफंड का कोई प्रावधान एप्लीकेबल नहीं होगा, वरना तो फिर गवर्नमेंट के पास आएगा कम और जाएगा ज्यादा। तो एक छोटी सी चीज इसमें जो रह गई है वो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, वो मेरे को याद आ गया कि एक हमारे भाई ने पूछा कि भाई पहले कभी डिस्कशन हुआ था आज से 5-6 महीने पहले कि एक कंपनी थी, उसमें उनको कंपनी ने कोई फीडबैक दिया नहीं कि भाई हमको ऑडिट करनी है या नहीं करनी। हमारे CA साहब भी क्या नाम है बैठे रहे कि भैया क्या होगा। उस केस में उसने किसी और CA को पता नहीं कैसे अपॉइंट कर लिया और उनकी रेजिग्नेशन हुई नहीं, जो पुराने वाले CA थे। अब ठीक है। ADT 3 की जो लाइबिलिटी है वो CA को फाइल करना होता है, ADT 3 अपना रेजिग्नेशन फ्रॉम द ऑडिटरशिप। अब वो फाइल हुआ नहीं, तो जो पेनल्टी आ रही है वो हमारे CA भाई साहब के ऊपर आ रही है। तो इस स्कीम के तहत वो अपनी उसको भी क्योर कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी में हमारा ADT 3 फाइल नहीं किया हुआ हमने और पेनल्टी का वो जो हमारे ऊपर है, तो हम उससे बच सकते हैं पेनल्टी